नमस्कार, मैं हूं मस्कुर। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, मैं बात कर रहा हूं फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड सेकंड टॉपिक मैंने और लिया है सिग्निफिकेशंस ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। जैसे पहला वीडियो आपको मिला था फोटो प्रकाश संश्लेषण की कुछ परिभाषा वगैरह से संबंधित, उसके बाद में मैंने प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया का वीडियो दिया हुआ है आपको। और इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसा फैक्टर है जो प्रभावित करते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर को। ठीक है, और बात करूंगा क्या महत्व है प्रकाश संश्लेषण का। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिएगा। आप चैनल पर पहली बार आए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच। चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। फैक्टर दो प्रकार के होते हैं, कारक दो प्रकार के होते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या उसकी दर को कई कारकों के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है या कई कारक उसको प्रभावित कर सकती है। ठीक है, उन सारे कारकों को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला होता है बाह्य कारक या एक्सटर्नल फैक्टर बोलते हैं। दूसरा होता है आंतरिक कारक या जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनल फैक्टर कहते हैं। समझ में आए? तो बाह्य कारक और आंतरिक कारक का अध्ययन हम लोग इस पॉइंट के अंतर्गत करेंगे। तो पहले हम लेते हैं बाह्य कारक में। तो बाह्य कारक में सबसे पहले मैं ले रहा हूँ प्रकाश, है ना। बाह्य कारक में सबसे पहले आता है लाइट। लाइट का मतलब ही होता है प्रकाश, आप जानते हैं। तो लाइट या प्रकाश संश्लेषण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश तीन प्रकार से प्रभावित करती है। सबसे पहला इसमें आपको और कंटेंट मिलेगा लाइट क्वालिटी। लाइट क्वालिटी कहने का मतलब होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश जो स्पेक्ट्रम बनता है इसमें, उसमें केवल दृश्य प्रकाश में ही संपन्न होता है। ये हमको पता होना चाहिए। हर रंग के प्रकाश के लिए वेवलेंथ अलग अलग होती है। मतलब दृश्य प्रकाश का वेवलेंथ 400 से 750 नैनोमीटर के लगभग होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इंफ्रारेड या पराबैंगनी में नहीं होती, आपको पता होना चाहिए। जो विजिबल लाइट होता है उसी में होती है। तो ये क्रिया जो होती है लाल रंग में सबसे अधिक होती है, रेड में काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, और ब्लू में थोड़ा सा लो। ठीक है, और ग्रीन में वेरी लो। ठीक है, नहीं के बराबर हो सकती है। लाल और नीले प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ज़्यादा प्रभावी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और क्लोरोफिल के द्वारा इस रंग के प्रकाश को ज़्यादा मात्रा में एक्सेप्ट की जाती है, स्वीकार की जाती है। दूसरा इसमें आपको देखने को मिलता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंटेंसिटी तीव्रता कहने का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रकाश की तीव्रता काफ़ी प्रभावित करती है। अगर तीव्रता कम हो प्रकाश की, अगर इंटेंसिटी अगर लो है तो स्टोमेटा जो होता है वो बंद हो जाएगा। स्टोमेटा जो होगा वो कैसा हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर ये हाई है तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। समझ सकते हैं आपकी प्रकाश संश्लेषण की दर को ये कैसे प्रभावित करेगी। अगर स्टोमेटा बंद है तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कैसे करेगा, आप समझ लीजिए, है ना। अगर स्टोमेटा बंद है तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण नहीं करेगा, क्योंकि स्टोमेटा ओपन होने के बाद ही कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण हो पाता है। नेक्स्ट इसमें देखने को मिलता है आपको लाइट में ही थर्ड कंटेंट इसमें देखने को मिलता है लाइट ड्यूरेशन मतलब होता है अवधि, कितने देर की प्रकाश की जरूरत पड़ती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सभी प्रकाश की अवधि बढ़ने के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण भी अधिक होता है, आपको पता होना चाहिए। 10 से 12 घंटे की प्रकाश अवधि पौधे की पर्याप्त उपलब्धता को सीमित कर सकती है या समझा सकती है उसको, या कंट्रोल कर सकती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 10 से 12 घंटे के प्रकाश में काफ़ी अच्छे से हो सकती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्रकाश की अवधि कम है तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड इसमें आपको देखने को मिलता है लाइट के बाद में आता है टेम्परेचर या तापमान। टेम्परेचर या तापमान कहने का मतलब होता है जो प्रकाश की ऊष्मा है जिसके कारण हमको ताप का अनुभव होता है।
तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में तापमान एक विशाल सीमा में होता है। कई कोनिफरस प्लांट होते हैं जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रकाश संश्लेषण करते हैं। गर्म जल में पाए जाने वाले जो शैवाल एल्गी होते हैं वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, कई पौधे ऐसे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से बढ़ती है जब तक कि कोई अन्य सीमा कारक ना हो जाए, मतलब कोई और दूसरा कारक आके उस तापमान को कम ना कर दे, तब तक वो आसानी से प्रकाश संश्लेषण की दर को संपन्न करती है। 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान में वृद्धि होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि हो जाती है। कुछ समय पश्चात प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है क्योंकि तापमान में अत्यधिक बढ़ोतरी के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम का डीनेचुराइजेशन होना शुरू हो जाता है या विकृतीकरण शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं कि जो कोनिफरस प्लांट है इसके लिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर्याप्त है। और जो एल्गी होता है जो हॉट वाटर में मिलने वाला होता है, ये जो एल्गी है ये लगभग 75 डिग्री सेंटीग्रेड में आसानी से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रकाश संश्लेषण की दर की बात करें तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर या तापमान काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद अगर बढ़ाई जाती है तो उसमें जो पाई जाने वाले एंजाइम है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगी, छिन्न भिन्न हो जाएगी, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो सकती है। नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें, CO2 की बात करें हम लोग, प्रकृति में पाई जाती है। इसकी सांद्रता वातावरण में 0.03% है, अर्थात 300 ppm है। 300 ppm है। ठीक है, वातावरण में जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ते जाती है प्रकाश संश्लेषण की दर भी कुछ समय तक बढ़ती है। ठीक है, लेकिन जब तक कोई और सीमा कारक नहीं हो जाता तब तक उसमें कोई नियंत्रित करने वाली कोई कंडीशन नहीं आएगी, कोई नियंत्रण वाली कंडीशन नहीं आती। प्रकाश संश्लेषण की दर में अगर वृद्धि होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की 1% सांद्रता तक होती है, परंतु इससे अधिक सांद्रता पौधों के लिए अत्यधिक विषैली हो जाती है। मतलब अधिकतम 0.03 से 1% तक में रेट क्या हो जाएगा, दर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी। इससे ज़्यादा अगर बढ़ता है तो प्रकाश संश्लेषण की अवधि, प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाएगी क्योंकि उसके लिए अत्यधिक विषाक्त है, विषैला हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वाटर या जल। वाटर या जल का मतलब होता है H2O। आप बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पानी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि आपने प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय अभिक्रिया में पढ़ा था कि जल का भाग ही वहाँ पर टूटकर ऑक्सीजन का निर्माण करती है। हाइड्रोजन दाता के समान काम करता है पानी, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण में इसकी प्रक्रिया में हाइड्रोजन दाता के रूप में पानी काम करता है हरे पौधों में। अगर पौधों को हाइड्रोजन मिलता है तो कहाँ से मिलता है, H2O से मिलता है, पानी से मिलता है। ठीक है, H2O से मिलता है। और सबसे अच्छी बात, ऑक्सीजन भी पानी से ही मिलता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जितनी पानी वो जड़ से खींचा हुआ रहता है उसमें से लगभग 1% पानी ही, 1% जल ही वो प्रकाश संश्लेषण में फोटोसिंथेसिस के दौरान उपयोग करती है। समझ में आया। अगर प्रकाश जल की अत्यधिक कमी हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर प्रभावित हो जाएगी। जल की कमी होगी, पत्तियों के रंध्र बंद हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश रुक जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपको देखने को मिलता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, अब बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का क्या वैल्यू है, तो ऑक्सीजन की सांद्रता में वृद्धि भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने में सक्षम है। याद रखेंगे आप लोग। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो कार्बोक्सिलेज नामक एंजाइम यूज की जाती है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो यूज की जाती है, ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का कार्य करती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर विपरीत प्रभाव डालती है। ऑक्सीजन की सांद्रता में वृद्धि होने से C3 पौधे में कार्बोक्सिलेज एंजाइम की क्रियाशीलता बदल जाती है, वह ऑक्सीजनेज एंजाइम की भांति कार्य करने लगता है, जिसके कारण C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के स्थान पर प्रकाश शोषण प्रारंभ हो जाता है। इसके साथ साथ प्रकाश की तीव्रता से अधिक होती है, तो ऐसी स्थिति में जो पिगमेंट का प्रकाश ऑक्सीकरण हो जाता है और अंत में जो पिगमेंट बना है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। अंत में प्रकाश संश्लेषी उपकरण नष्ट हो जाते हैं, इसे सोलराइजेशन कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन की वैल्यू भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, ये हो गया एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ फैक्टर इफेक्टिंग और फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक में हो गए। अब बात करते हैं हम लोग इंटरनल फैक्टर के बारे में, आंतरिक कारक के बारे में बात करते हैं। तो आंतरिक कारक में कुछ प्रमुख बिंदु आपको कुछ ऐसा मिलेगा, जैसे क्लोरोफिल की मात्रा या क्लोरोफिल कंटेंट्स, क्लोरोफिल
कंटेंट, ये पहला आता है। क्लोरोफिल कंटेंट कहने का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वर्णक होता है। ये प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है क्लोरोफिल। ठीक है, इटियोलेटेड या पांडुरती और क्लोरोफिल रहित पत्तियों युक्त पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। मतलब जिसमें क्लोरोफिल एब्सेंट है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। चितकबरी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण केवल उन्हीं भागों में होता है जहां पर क्लोरोफिल उपस्थित होता है। आपने देखे होंगे चकते चकते बना हुआ रहता है, कई पत्तियां कलरफुल दिखाई देती है, आपको देखे होंगे। क्लोरोफिल में क्लोरोफिल की मात्रा और प्रकाश संश्लेषण की दर में काफ़ी गहरा संबंध होगा। क्लोरोफिल की मात्रा में जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ती जाती है। ठीक है, पत्तियों की आयु में वृद्धि के साथ साथ क्लोरोफिल की मात्रा कम होती जाती है और उनमें प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। अगर इसकी मात्रा इंक्रीज होगी, अगर इंक्रीज होगी क्लोरोफिल की, तो रेट भी बढ़ेगा, दर भी बढ़ेगा। समझ सकते हैं, अगर इंक्रीज हो रही है तो दर भी इंक्रीज होगी, रेट इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर ये लो हो गया तो ये भी लो हो गया, प्रकाश संश्लेषण की दर भी लो हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा मतलब होता है जीव द्रव्य। ठीक है, ब्रिजेस नामक जो साइंटिस्ट था 1922 में, ब्रिजेस नामक साइंटिस्ट ने 1922 में बताया था कि प्रोटोप्लाज्मा में कुछ ऐसे अननोन फैक्टर पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं। बाद में खोजों से प्राप्त हुआ था कि अज्ञात कारक जीव द्रव्य में उपस्थित एंजाइम्स होते हैं। मतलब जो अननोन फैक्टर है वो क्या है, एंजाइम है, एक विशेष प्रकार का एंजाइम है। ठीक है, जो कि अंधकार अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। ये जो एंजाइम है जो अननोन प्रकार के होते हैं, अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। जब हम लोग क्रम पढ़ते हैं वहाँ पर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, तो वहाँ पर कुछ अज्ञात पदार्थ रहते हैं। ठीक है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान या तीव्र प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होना अज्ञात जीवद्रव्यी कारक की एंजाइमिक प्रकृति को दर्शाता है। याद रखेंगे, मतलब 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान हो जाए और तीव्र प्रकाश हो जाए तो वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी हो जाती है। वो क्यों होता है, उसमें उपस्थित इन अननोन एंजाइम की वजह से होता है। नेक्स्ट थर्ड आता है प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद का चयन। मतलब हम लोग कहेंगे एक्युमुलेशन of end product of photosynthesis। प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद का संचय, ऐसा कहेंगे। प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद का संचय। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप कई प्रकार के ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन होता है, आपको पता है। ऑर्गेनिक पदार्थों का निर्माण होता है। यह ऑर्गेनिक पदार्थ उसकी कोशिका में संचय कर ली जाती है, लेकिन बाद में इन पदार्थों के ट्रांसलोकेशन की दर धीमी हो जाती है। इनके जमाव के कारण प्रकाश संश्लेषण की दर भी धीमी हो जाती है। ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है, लेटर बाद में क्या हो जाता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन लो हो जाती है, फलस्वरूप रेट भी लो हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण की दर भी लो हो जाती है, उसमें कमी हो जाती है। नेक्स्ट आता है पत्ती की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, पत्ती की संरचना, आंतरिक संरचना, मतलब उसमें रंध्र की संरचना के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। इनकी संख्या और उनकी खुलने और बंद होने पर निर्भर करती है प्रकाश संश्लेषण की दर। रंध्रों की संख्या जितनी अधिक होगी वे जितनी अधिक अवधि तक खुले रहेंगे, पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश उतना अधिक होगा, प्रकाश संश्लेषण की दर भी उतनी अधिक होगी। कहने का मतलब सीधा सीधा मैं कह दूं, अगर स्टोमेटा ज़्यादा है तो स्टोमेटा अगर ज़्यादा है तो रेट भी ज़्यादा होगा, रेट भी हाई होगा। समझ में आ गए। इसके अतिरिक्त मेसोफिल कोशिकाओं में क्लोरोफिल की अवस्था भी प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने लायक होती है। समझ गए होंगे आप। तो ये हो गया बाह्य कारक, एक्सटर्नल फैक्टर, ये हो गया इंटरनल फैक्टर। अब मैं बात करता हूँ सिग्निफिकेंस के बारे में, क्या क्या इसके महत्व होते हैं प्रकाश संश्लेषण के, इस पर भी हम थोड़ा सा दृष्टिपात करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, कई इंपॉर्टेंस इसके बनते हैं, कई महत्व इसके बनते हैं, कुछ महत्व का वर्णन मैं कर देता हूँ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप इनऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन होता है, इन ऑर्गेनिक मटेरियल का निर्माण होता है, जैसे H2O और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थों से इनऑर्गेनिक मटेरियल H2O और कार्बन डाइऑक्साइड से ऑर्गेनिक मटेरियल का निर्माण होता है, ऑर्गेनिक
मटेरियल का निर्माण होता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो अकार्बनिक पदार्थ रहते हैं उससे क्रिया करके, उस आपस में क्रिया करके कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हो जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का महत्व हो गया। दूसरा महत्व में अगर हम लोग जाते हैं तो इस प्रक्रिया के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जितने भी प्रकार के जो वेजिटेबल्स होते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से जो मांसभक्षी जंतु होते हैं या मीट होते हैं या एनिमल्स होते हैं जो दूध का श्रावण करते हैं, दूध का सिक्रेशन करते हैं, और या दूध जिस एनिमल से हम प्राप्त करते हैं, सभी शाकाहारी जंतु पेड़ पौधों का भक्षण करते हैं। मतलब मेन फूड मटेरियल के रूप में, मटेरियल्स के रूप में प्लांट्स का उपयोग किया जाता है। हर प्रकार के, चाहे एनिमल हो, मांस या जंतु हो उसमें, या शाक भाजी वाला हो, सभी इन पेड़ पौधों के उत्पाद का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। और भोजन उस पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संग्रहित रहती है। ठीक है, जितने भी प्रकार के फूड मटेरियल होते हैं उसको प्रदान करने के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से हमको इनडायरेक्टली हमको क्या क्या मिलता है, कोल मिलता है, कोयला मिलता है, हमको पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलता है, पीट मिलता है, ठीक है, वुड मिलता है, लकड़ी मिलता है, जलाऊ लकड़ी बोलते हैं जिसको, ठीक है, काऊ डंक मिलता है हमको, काऊ डंक मिलता है। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिला? इनडायरेक्टली भोजन का उपयोग किया गया, प्लांट का उपयोग किया गया, प्लांट में प्रकाश संश्लेषण होता है, उसके द्वारा ये पदार्थ हमको प्राप्त होता है, ये मटेरियल हमको प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्रकृति में या वातावरण में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कंट्रोल रहती है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कंट्रोल रहती है। आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण होता है, आपने पढ़ा है प्रकाशीय अभिक्रिया में। नेक्स्ट आता है इसमें जितने भी प्रकार के उपयोगी उत्पाद होते हैं, चाहे लकड़ी हो, रेजिन हो, गोंद हो, रबर, रेजिन, ऑयल, फाइबर, ये सभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट इसमें आपको देखने को मिलता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में श्वसन के द्वारा छोड़ी गई वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। मतलब ये क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है, सीधा सीधा उसका एब्जॉर्प्शन करती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन करती है और प्रकृति में O2 को रिलीज करती है, ऑक्सीजन को रिलीज करती है प्रकृति में। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आता है प्रकाश संश्लेषण के कारण ही लाइफ कंटिन्यूटी बनी रहती है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा रीजन है जिसके कारण लाइफ कंटिन्यूटी बनी हुई रहती है, जीवन की निरंतरता बनी रहती है। अर्थात जीवन की निरंतरता बनी रहती है मतलब सबको फूड मटेरियल प्राप्त होता रहता है लगातार, जिसके कारण कोई भी एनिमल सरवाइव कर सकता है, कोई भी जंतु जीवित रह पाता है। ठीक है, तो ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा प्राप्त हो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेगा। थैंक यू सो मच।